और लाउड स्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। आज हम आपको आरोग्य भाव सीरीज के तहत एक ऐसी शख्सियत को अपनी स्टूडियो में लाए हैं जो आयुर्वेद को जी रहे हैं। वो मूलतः आयुर्वेद के चिकित्सक भी हैं, लेकिन अपने जीवन में आयुर्वेद को अपना करके उन्होंने न केवल अपने को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि आज अपने आसपास और जो लोग भी इनके संपर्क में आते हैं उनको वो सारी विधियां बताते हैं और उसके फायदे से अवगत कराते हैं कि जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो लाउड स्पीकर 90 एफएम के आज के शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर एलबी सिंह, डॉक्टर लाल बहादुर सिंह जी इनका पूरा नाम है, और लगभग 46 साल आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आपके प्राइस में आप बैठते भी हैं। अभी भी इस उम्र में आप पूरी तरह से सक्रिय हैं और इनका जो जीवन है, जो इनका रहन सहन है, वो आज के जो पीढ़ी है उससे सीख सकती है। तो अपनी स्टूडियो में हम डॉक्टर एलबी सिंह जी का लाउड स्पीकर 90 एफएम के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लाउड स्पीकर 90 एफएम के श्रोताओं को मेरा नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद के बारे में अब तो सारे लोग लगभग परिचित हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में आयुर्वेद ने जिस तरह से भगवान राम के भाई लक्ष्मण को जैसे संजीवनी जो मिलने से ही उनकी प्राण रक्षा हुई, तो आयुर्वेद ने भी बहुत बड़ा प्राण रक्षा का काम किया कोरोना काल में। आप चूंकि आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आपने बीएमएस किया है और लंबे समय से आपकी प्रैक्टिस भी है, एक बड़ा काल खंड आपने आयुर्वेद को दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि आज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बिना दवाई के भी कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। इसमें आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये धारणा जो है हमें कायम रखनी होगी। पिछले दिनों में आयुर्वेद में काम कम हुआ था, इसलिए आयुर्वेद के बारे में भ्रांतियाँ थी, लेकिन अब जो है आयुर्वेद में इतना ज़्यादा शोध और सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि लोगों का निरंतर विश्वास होता जा रहा है। पुराने शास्त्रों को लोगों ने जो पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो है अब जो है उसको जो है धीरे धीरे जो है शोध करके लोगों के आम जीवन में एक एक चीज़ें जो है आ रही हैं। तो सबसे बड़ा जो है रहस्य ये है आयुर्वेद का कि जीवन पद्धति इस तरह की अपनाया जाए कि जीवन हम जो है निरंतर स्वस्थ रहें। तो जीवन पद्धति यही है कि जो पुरानी परंपराएं थी आज से 50-60 साल पहले, वहाँ हमें लौट के वापस जाना होगा। पुरानी परंपराओं में लोग जो है आयुर्वेद को हमारे घर घर, हमारी माताएं, हमारे लोग, सारे लोग आयुर्वेद को जीते थे। लेकिन अब जो है हम जब से आधुनिक चीज़ों का, जब से भोजन की चीज़ें जो है बिगड़ने लगी, तब से जो है हम जब भी जिस दिनों से शुरुआत किया हमने, चाय जो है अंग्रेज लाए, चाय बीमार पड़ने के लिए अंग्रेजों ने चाय लाया, तो चाय की शुरुआत करके लोगों को चाय से बीमारियां शुरू हो गई। दूध की चाय, हम लोग उस जमाने में बीमार पड़ते थे तो काढ़ा पीते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति जो है चाय पी रहा है, और चाय वो भी सुबह खाली पेट जो चाय पी रहा है, उसको यदि बंद कर दिया जाए तो 80% पेट की बीमारियां जो है बंद हो जाएंगी। तो चाय जो है बंद कर दिया जाए। 2 जून भोजन की परंपरा थी हमारी, पुराने 50 सालों में 2 जून भोजन की परंपरा थी। सुबह जो है जठराग्नि हमारी प्रज्वलित होती है सूरज उगने के साथ। संसार के सारे पशु पक्षी सुबह जो भोजन करते हैं और रात को भोजन करना बंद कर देते हैं। तो शाम को हम 7 बजे के अंदर तक जो है भोजन कर लिया करते थे, लेकिन आज जो है हम भोजन रात को 10 बजे करते हैं, जबकि जठराग्नि हमारी मंद हो जाती है। तो मंद जठराग्नि में भोजन करेंगे तो भोजन पकता नहीं है, भोजन सड़ता है।
तो बीमार पड़ने की वजह ये भी है कि जो हम जो है सुबह का नाश्ता का विधान हमारे पुराने ज़माने में नहीं था, लेकिन आज जो है सुबह उठ करके खाली पेट लोग चाय पीते हैं। चाय पीने से लोग सारे के सारे लोग पेट की समस्याओं से पीड़ित हैं। तो चाय जो है सुबह की हमें नहीं लेनी है यदि स्वस्थ रहना है तो। जो लोग यदि नहीं मानते हैं, दूध वाली चाय जो है, दूध की चाय की भी परंपरा तो नहीं थी उस जमाने में। अच्छा। दूध की चाय के बारे में विज्ञान आज कहने लगा है कि दूध में की चाय से जो है बीमारियां भी होती हैं, कैंसर नहीं, लेकिन बिना दूध के जो लोग चाय पिए, बिना दूध की चाय पिया जा सकता है, जो लाल चाय होती है। जी जी, अभी भी बिना दूध की चाय, उसका फार्मूला एक छोटा सा है। जो हमारे मसाले जो हैं, सारे मसाले हमारी औषधियाँ हैं। तो उसमें जो है दालचीनी है, तेजपत्र है, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है, तुलसी जी का पत्ता है, अदरक है और जो है आपका गुड़ है। यदि इसको डाल दिया जाए और हर आदमी इसको 6 महीने के बाद से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लेंगे तो सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार और भोजन को पकाने में भी ये बहुत मदद करता है। जी जी जी, तो चाय के जगह पर इसको यदि लिया जा सकता है तो लिया जाए। जिसको शुगर की बीमारी है वो गुड़ न ले, और जिनको जो स्वस्थ हैं वो गुड़ भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। खाने में जो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं जी, उनका ज्यादातर संबंध खाने से भी, जी, जो हम खा रहे हैं। नहीं, जितना भी समस्या है सिर्फ खाने के वजह से ही है, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो भी चीजें, जैसे जो भी केमिकल है, हमारी शरीर किसी भी तरह के केमिकल का मतलब रसायन होता है। रसायन प्राकृतिक भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो आर्टिफिशियल रसायन की बात हम करते हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजा है खाने के लिए। जैसे मिठाइयों में आप कलर डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर, और नेचुरल कलर हल्दी है, और हल्दी को जो है कुछ और चीजें डाल दिया जाए तो लाल रंग हो जाता है। तो ये हमको पुराने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है कि उसका किस तरह से लाल होता है, लेकिन लिखा हुआ है, कहीं ढूंढा जा सकता है। तो वो यदि रंग आप डालते हैं तो नुकसान नहीं करता है। लेकिन खाने में जो भी कलर डाले जाते हैं सारे कैंसरस हैं। आज तो वैज्ञानिकों ने शोध करके बता दिया है कि वो कैंसरस है। भोजन में जो रसायन पड़ते हैं, जो नमकीन बिस्किट है, टॉफी, चॉकलेट या जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं, उसमें एक तरह का रसायन डाला जाता है जो भूख को बढ़ाता है। और हमारी भूख जो है, यदि चबा चबा के भोजन आप करते हैं तो शरीर स्वयं कहता है कि अब आपका पेट भर चुका, अब रहने दीजिए। लेकिन वो रसायन यदि आप लेंगे तो इतना खा लेंगे कि आपको अंदाज ही नहीं मिलेगा कितना खाना है, और वो खाना पकता नहीं, वो सड़ता है। यही बीमारी है। जो बेहिसाब आप खाना खाते हैं, जो केमिकल युक्त खाना खाते हैं। और तीसरा ये कि पकाने का विधान तो हमारे सदियों से रहा है। सदियों से हम पका के भोजन करते थे, लेकिन उस जमाने के पकाने में आज के जमाने में फर्क है। अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी कर दिया है, जैसे कुकर में आप दाल पकाते हैं, कुकर में आप चावल पकाते हैं, उसके वजह से वो उसके पोषक तत्व जो है उसमें बहुत कम हो जाते हैं। और उसको यदि धीमी आंच पर धीमे से पकाया जाए तो उसमें पोषक तत्व जीवित रहेंगे सारे के सारे। डॉक्टर साहब, अभी भी आप तो मिट्टी के पात्र में आप भोजन बनाते हैं? जी जी, मैं तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत, मूलतः जो सिद्धांत है उसका जो है 100% पालन करता हूँ। और मैं जो है सुबह जो है 4:30 बजे उठ जाता हूँ, 9:30 बजे 10 बजे तक सो जाता हूँ। और सुबह जो है कुछ भी नहीं लेता हूँ, एक ही साथ काढ़ा से लेकर हर पहले 40-50% 60% मेरा जो है जीवित भोजन होता है, जो बिना पका हुआ होता है। तो उसमें फल है, पत्तियां हैं, और एक और जो है गूढ़ रहस्य जो है जीवित रहने का मैं आपको बताऊं कि हल्दी जो है सूजन को खत्म करने की दवा है। आधुनिक युग में जो है सूजन को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड का जो है आविष्कार हुआ है। स्टेरॉइड बहुत अच्छी दवा है यदि सही ढंग से उसको इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन इसका जो है बड़ा बेहिसाब ढंग से लोग इस्तेमाल करके हड्डियों को कमजोर और हमारे सिस्टम को बर्बाद कर दे रहे हैं। आप हल्दी की बात कर रहे थे, जो कच्ची हल्दी है जी, जैसे हमारे गांव में पहले परंपरा थी जी कि जैसे किसी को चोट लग जाती थी जी जी, तो लोग दूध में हल्दी मिला के पीने को देते थे। जी जी जी। तो ये हल्दी के क्या फायदे हैं? हल्दी जो है पहले तो सूजन को खत्म करती है जी। हल्दी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। तो हल्दी जो है सारी चीजों को, सूजन को खत्म करती है,
बैक्टीरिया को नहीं होने देती है, भोजन को पकाती है, उसमें एंजाइम्स हैं, उसमें सारी वो चीज़ें हैं। हल्दी में एक जो है करक्यूमिन एक शब्द आता है, करक्यूमिन जो है, तो यदि हल्दी को जीवित लिया जाए तो करक्यूमिन जो है काली मिर्च के वजह से जो है और ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। और काली मिर्च के साथ यदि लिया जाए हल्दी तो सूजन को भी खत्म करेगा और आपके जो है सारे दर्द, जितना दर्द की वजह से सूजन, दर्द भी जो है सूजन की वजह से ही होता है, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो। तो यदि आप हल्दी नियम से खाली पेट लेते हैं काली मिर्च के साथ तो आपके सूजन और दर्द में भी बहुत कमियां होगी और भोजन तो पकेगा बढ़िया से। काली मिर्च भी हम उस काली मिर्च के साथ लेते हैं। तो ये जो नाखून के बराबर हल्दी और जो है काली मिर्च 4-5 ठे और उसके साथ एक लौंग भी ले लें तो और ज्यादा बेहतर है। अदरक ले लें तो और ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अदरक जी, अदरक के साथ जो मैं सुबह खाली पेट जो है अदरक, काली मिर्च, हल्दी और एक आंवला। आंवला भी जो है रसायन है, महाऔषधि है और सुपर फूड है आंवला। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है और सारी वो चीजें जो पोषक तत्व हैं सारे के सारे आंवले में है। तो आंवला भी यदि उसके साथ सुबह खाली पेट में लेता हूँ। और पत्तियां जो है, पीपल की पत्ती जो है कैंसर को खत्म करती है। पीपल की पत्ती? जी हाँ, पीपल की पत्ती मैं नियम से एक ठे लेता हूँ। पीपल की पत्ती, करी पत्ता, अमरूद की पत्ती, जो भी पत्तियां उपलब्ध हैं वो पत्तियां भी सुबह नाश्ते में मेरा। अमरूद की पत्ती, अमरूद की पत्ती भी पाचन को ठीक करती है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होती हैं अच्छा। और फाइबर होते हैं जो आपकी कब्जियत नहीं होने देंगे। सारी चीजों में फाइबर होते हैं और फाइबर जो है आपकी आंत को साफ करते हैं। और जो भी चीजें आपके, अच्छा इसमें प्रीबायोटिक है, इसको बोलते हैं। तो प्रीबायोटिक का मतलब ये हुआ कि जो आपके शरीर में, आंतों में जो बैक्टीरिया हैं, जो गट फ्लोरा में आपकी बैक्टीरिया है, उस गट फ्लोरा में ये प्रीबायोटिक उनको जीवित रहने में मदद करता है और भोजन को पकाने में वो गट फ्लोरा हमारी मदद करते हैं। बल्कि गट फ्लोरा एक बहुत बड़ा विज्ञान, उसको शोध हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है आज के विज्ञान में। तो ये अदरक के क्या फायदे हैं? अदरक जो है एंटी कैंसरस है, सारी चीजें उसमें भी हैं जो हल्दी में है। ठीक है, वो खांसी में आपकी मदद करता है, दमा में मदद करता है, सूजन में मदद करता है। ठीक है, और किसी को यदि खांसी है, खांसी की बहुत बड़ी औषधि है अदरक। अदरक और काली मिर्च के साथ जो है, सौंठ के साथ जो लिया जाए। अदरक और सौंठ तो दोनों एक ही फार्म है। तो सौंठ, यदि अदरक नहीं मिलता है तो सौंठ लिया जाए और नहीं तो अदरक जो है। कुछ लोग ये कढ़ी की पत्तियां भी दाल वाल में डाल के, कढ़ी की पत्ती जो है यदि दाल में डालते हैं तो दाल का स्वाद भी बढ़ता है और उसको जो है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो आपको भोजन पचाने में मदद करते हैं। कढ़ी की पत्ती में? जी जी, जी। और उनके स्वाद भी बढ़ जाता है भोजन का। जी। तो अपने यहाँ अभी तक तो जो अपनी परंपरा, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एलोपैथ पे डिपेंड रहे हैं जी। और आज भी कहीं न कहीं से एलोपैथ का प्रभाव तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि एलोपैथ की दवाई से एक हद तक आदमी ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद भी साइड इफेक्ट। तो आयुर्वेद और एलोपैथ में फर्क क्या है? क्या अंतर है कि लोग आयुर्वेद को ही अपनाएं? एलोपैथ बहुत बड़ा विज्ञान है जी, जो हमें स्वस्थ रहने के लिए विद्वानों ने निरंतर शोध किया है। और आज एलोपैथ में जो है सर्जरी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, चाहे वो हृदय की सर्जरी हो, चाहे वो किसी भी अंग की सर्जरी हो। सर्जरी में बहुत एडवांस है। यदि हम बीमार हैं तो एलोपैथ हमारी मदद करती है विशेषज्ञों के द्वारा। एलोपैथ को जो लोगों ने दुरुपयोग किया है इसीलिए वो बीमार हैं। यदि एलोपैथ को सही ढंग से, सही विद्वानों से, सही डॉक्टरों से यदि इलाज लिया जाए तो एलोपैथ बहुत ही अच्छी पैथी है। लेकिन उसके साइड ये इफेक्ट, बीमार होने पर दवाइयों का साइड इफेक्ट है, लेकिन यदि उसको जैसे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अब डॉक्टर कर यदि रहे हैं। एंटीबायोटिक के लिए तो सदा अच्छे डॉक्टर और सारे लोग और एलोपैथ का विज्ञान भी मना करता है कि जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, यदि आप जांच करा लें, एंटीबायोटिक की वास्तव में ज़रूरत है तो दें। हम अपने मन से एंटीबायोटिक का 80% लोग तो अपने मन से एंटीबायोटिक खाते हैं, इसीलिए वो बीमार है। एंटीबायोटिक जो है भाई, बैक्टीरिया जो है, एंटीबायोटिक का क्या काम है बैक्टीरिया के अगेंस्ट? तो बहुत सी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो आपके मित्र हैं आपके शरीर में, तो मित्र बैक्टीरिया को मार देती है। तो मार देती है तो उसके लिए डॉक्टर उपाय करता है कि मित्र बैक्टीरिया को कैसे जो है उसको जीवित रखा जाए। तो
डॉक्टर यदि देगा तो उसको कवर करके देगा, और यदि आप अपने मन से लेते हैं तो आपको नहीं पता है कि क्या क्या इसके हानिकारक इफेक्ट हैं। तो एलोपैथ का डॉक्टर जहाँ जरूरत है वहाँ एंटीबायोटिक तो लेनी ही पड़ेगी। यदि अच्छा डॉक्टर साहब, जरूरत ये बताइए कि आजकल ज्यादातर लोगों को जी घुटने की प्रॉब्लम, जी घुटने में दर्द, अस्थमा, जी सांस की प्रॉब्लम, जी शुगर जी और हार्ट की भी, जो बच्चों में हम देख रहे हैं कि जो 20 साल 22 साल के जो बच्चे हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। जी जी तो इसलिए लोग आयुर्वेद को ज्यादा, कि आयुर्वेद में वो कौन सी, कैसे हम मतलब जैसे घुटने का है तो मतलब ऑपरेशन तो डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करा लीजिए, जी लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जी। जो हमारी एक भगवान ने हमारी जो ये बना रखा है, जी इससे छेड़छाड़ होगी तो हो सकता है, हालांकि डॉक्टर एलोपैथिक कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो किसी को घुटने की समस्या है और वो दर्द बराबर है तो आयुर्वेद उसके लिए क्या उपचार बताता है? सबसे एक बहुत व्यापक सवाल आपका है, और इसका जो है बहुत बड़ा जवाब है, लेकिन इसका संक्षेप में जो समझ में आए वो जवाब देने का प्रयास करूँगा मैं। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा किया जाए। इसका सबसे बड़ा मेरे हिसाब से घुटने के दर्द, कमर के दर्द की वजह जो है बेहिसाब बढ़ता हुआ वजन हमारा है। तो हमारे घुटने को परमात्मा ने डिज़ाइन किया है कि यदि आप 5 फीट 6 इंच के हैं तो आपका 67-70 किलो वजन होना चाहिए, और आप जो है यदि उसके ऊपर 30 किलो 40 किलो 50 किलो का वजन डाल देंगे तो कोई भी आदमी जो है वजन को बर्दाश्त करने की क्षमता जब तक है तब तक तो बर्दाश्त करेगा। क्षमता जब खत्म हो जाती है तो दर्द शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला इलाज है कि वजन को नियंत्रित कर दिया जाए। तो वजन को नियंत्रित करने की तो सारी समस्या शरीर स्वयं अपने आप को ठीक करती है। वजन नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद में क्या, कैसे, खान पान में या एक्सरसाइज? वजन को नियंत्रित करने का सबसे पहला इलाज है कि भोजन औषधि है, औषधि के रूप में भोजन का इस्तेमाल किया जाए, और शरीर में भोजन मात्र ईंधन है। तो ईंधन में जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही दिया जाए। जरूरत से ज़्यादा यदि शरीर को देंगे, चाहे वो तेल दें, चाहे कार्बोहाइड्रेट दें, चाहे फैट दें, चाहे मिनरल्स दें, जो भी देंगे वो ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है शरीर में जमा हो जाती हैं, वजन को बढ़ाती हैं। तो यदि आपने शरीर को, अच्छा तीसरा जो है हमारे आयुर्वेद में उपवास का विधान था पहले ज़माने में, और आज भी पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी को हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम जो है जबरदस्ती खाए जाते हैं। तो शरीर के सारे सिस्टम को रोजाना जो आपके लिए परिश्रम करता है, आपका लीवर, आपका आंतें, आपका सारी चीज़ें, उसको एक दिन आराम देना चाहिए। हाईवे जो है हमारा, जब रिपेयरिंग होती है तो रास्ते को बंद कर देते हैं। तो इस हाईवे की रिपेयरिंग के लिए भी हमको मुंह से जो डालने वाली प्रक्रिया है उसको बंद यदि कर देंगे तो शरीर स्वयं अपने आप को रिपेयर करती है। रिपेयर करने का वक्त देना चाहिए। निरंतर दिन रात भोजन, सुबह शाम रात, सुबह का नाश्ता, रात का भोजन, दिन रात जब आप देते हैं तो थक जाती है। थक जाने के बाद बीमार पड़ती है। तो शरीर बीमार पड़ने के लिए बनी नहीं है। तो शरीर को, इसका जो कानून है, आयुर्वेद ने कानून ही बनाया है, कानून का उल्लंघन हमने किया है इसलिए हम बीमार पड़े हैं। कानून बना है कि सुबह जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। तो सोना और उठना और पूरी नींद जो है बहुत बड़ा विज्ञान है ये आपको स्वस्थ रहने के लिए। तो नींद से भी रिश्ता है आपके दर्द का, आपकी बीमारी का, नींद का। तो प्रचुर मात्रा में यदि अच्छी से नींद लें हम, और उसके बाद वजन को नियंत्रित करें और भोजन को नियंत्रित करें। वो नियंत्रित करने का मतलब वही, जो मशीन बनाता है वो भोजन न करें, जो परमात्मा ने हमारे लिए भोजन निर्धारित किया है वही भोजन को बनाएं, और हमारे रसोई में जो भोजन पकता है वही हमारे लिए है। यदि मशीन जितनी भी बनाती है, चाहे FDA से, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ और न किसी का समर्थन करता हूँ, सच्चाई को बयान कर रहा हूँ आपके सामने। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हमारे लिए आहार जो है हमारी रसोई निर्धारित करेगी, हमारी गृहिणी डिसाइड करेगी, ठीक है। रसोई को, अच्छा भोजन के बारे में भी यही है कि भोजन को यदि आप खुश होकर के करेंगे, भोजन को यदि आप प्रणाम करके करेंगे, भोजन को यदि आप चार्ज कर लेंगे, किसी चीज को मन से लिया जाए तो वो चार्ज हो जाती है।
तो चार्ज होके यदि भोजन को करेंगे तो वो भोजन पकेगा और आपको एनर्जी देगा। भोजन को यदि दुखी होकर के आप झगड़ा करते हैं, मन दुखी हो, तो भोजन मत करिए उसको। भोजन यदि नहीं करेंगे तो वो भोजन जो है आपका जो शरीर जो है अपने आप को रिपेयर कर लेगी। दूसरे दिन भूख लगेगी तो खाइए, भूख लगे तो खाइए, भूख नहीं है तो भोजन मत खाइए। अब बिना अब ये हुआ नाश्ता करना 8 बजे, तो नाश्ता आपने कर लिया, जबरदस्ती भूख लगे चढ़ने लगे, नहीं लगा तो उसको कर्टल कर दीजिए। कर्टल कर देंगे तो आप सुखी रहेंगे, आपका सिस्टम आपको थैंक यू, आपकी आंख जो है आपको धन्यवाद बोलेगी, आपका शरीर आपको धन्यवाद। ये नाश्ते का कॉन्सेप्ट तो हमको लगता है पहले ये हम ही लोगों ने पैदा किया है, नाश्ता के विधान ही हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ जब भूख लगे तो खाइए, भूख न लगे तो न खाइए, भोजन को चबा चबा के खाइए। और भी बहुत सी चीजें मैं करता हूँ जो उसमें संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम गरीब इसीलिए हैं कि हम जो है अपने खर्चे अनियंत्रित खर्चे करते हैं। पहला व्यक्तिगत रूप से खर्चा मैं बताऊं अपना व्यक्तिगत रूप से कि मैं कोई साबुन नहीं लगाता हूं पिछले 5 सालों से, कोई साबुन नहीं लगा। चमड़ी स्वयं अपने आप को साफ कर लेती है। तो मैं सिर्फ तेल लगाता हूं, जाड़ों में गर्मियों में तेल भी नहीं लगाता हूं। मैं ब्रश नहीं करता हूं, मैं दातुन करता हूं। इसका एक विज्ञान है कि आपके मुंह में जो भी वायरस बैक्टीरिया हैं, वो वायरस बैक्टीरिया जो है आपके लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। यदि आपने कोई पेस्ट कर लिया तो पेस्ट से शत्रु और मित्र दोनों आपके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप दातुन करते हैं तो दातुन जो है बैक्टीरिया को सिर्फ मारती है, नीम की दातुन, और जो है आपके मित्र हैं वो जो आपके मुंह में जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं आपकी, वो नहीं नष्ट होते हैं, वो जीवित रहते हैं। तो मेरे दांत जो है 3200 सलामत है। मैं 73 का हो चुका हूँ, 73 प्लस का हूँ। और दांत जो बचे हुए दांत हमारे बीमार पड़ रहे थे, तो हमने जो है ये जब मंजन छोड़ दिया तो दांत हमारे स्वस्थ हो गए। और जो है कुछ नहीं, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल और सेंधा नमक बीच वाली उंगली से यदि मालिश कर लिया जाए और नीम की दातुन किया जाए तो 3200 के 3200 दांत जो है आपके सामने होंगे। मेरे दांत सारे के सारे हल्दी पाउडर और आपका पेस्ट का 100 रुपया महीना एक व्यक्ति का बच जाएगा, ब्रश का बच जाएगा। और आपने तेल साबुन छोड़ दिया तो रोजाना जो है 1 महीने में एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर के देखभाल के लिए जरूरत जो वो खर्च करता है 400 से 500 रुपया। न किसी परफ्यूम की जरूरत है। शरीर आपकी परफ्यूम लगाने से बदबू करती है, पसीने को रोक देती है। टेल्कम पाउडर, जितने भी पाउडर दुनिया के हैं, सारे पाउडर सिर्फ आपको नुकसान करते हैं, फायदा कुछ नहीं करते हैं। रोए के छेद को बंद कर देते हैं। आप साबुन जो है, जो प्रचार होता है रेडियो पर कि 99% बैक्टीरिया को, आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया ही तो है। अब साबुन लगाए, सारे बैक्टीरिया जो तो आपके दोस्त हैं सारे के सारे मर गए और चमड़ी की बीमारी हो गई। साबुन लगाने से चमड़ी की बीमारी होती है। और मैं साबुन लगाता था तो मुझे मेरा एक्जिमा, मेरा जो है फंगल इन्फेक्शन पिछले 30 सालों से मेरे साथ था। और मैंने साबुन को सिर्फ छोड़ दिया तो सारे के सारे बिना दवा के एंटी फंगल के सारे चमड़ी वाले 2 डॉक्टर हमारे मित्र हैं, बहुत से जो क्वालिफाइड मित्र हैं हमारे, और सब दवाइयाँ उन्होंने दे रखी थी। और अंतिम शुरू से लेके अंतिम दवा तक खाया, किसी दवा से मेरी बीमारी ठीक ना हुई। सिर्फ मैंने साबुन छोड़ दिया और एक भी कोई बीमारी नहीं। मैंने चेहरे पर कोई तेल और नहीं लगाया, कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाया है। चेहरे पर सिर्फ जो है नारियल का तेल और बालों को सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से शरीर को साफ कर लेता हूँ। हाथ से जो है पैखाना होने के बाद जो है हाथ मिट्टी से साफ कर लेता हूँ जी, और साबुन नहीं लगाता। कपड़े में भी मुल्तानी मिट्टी से ही, जैसे आम तौर पे लोग साबुन लगाते हैं जी कि भाई शरीर को साफ करने के लिए। साबुन से शरीर गंदा होता, साफ नहीं होता। अच्छा, क्योंकि स्किन का पीएच जो है 5.5 है और साबुन का पीएच जो है 8.5 है या 7 है या 6 है। तो जब आप क्षार और मिलाएंगे तो चमड़ी पर प्रेसिपिटेट जम जाता है। साबुन शरीर को गंदा कर देता, साफ नहीं करता। जब तक आप तेल नहीं लगाएंगे, मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, तब तक चमड़ी साफ ही नहीं होगी। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम को छोड़ना होगा। ये नहीं कि अब सारी साबुन की कंपनियां बंद हो जाए, सब मैं नहीं चाहता लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने साबुन नहीं लगाया है साहब। तो मुल्तानी मिट्टी पूरे शरीर में लगाते हैं? जरूरत पड़ती है तो, हरदम नहीं लगाते हैं। अच्छा, हफ्ते में 1 दिन या नहीं, महीने में 2 बार, महीने में 2 बार लगाते हैं। और बालों को शैम्पू? कुछ बालों में कुछ नहीं लगाते, शैम्पू नहीं करते? कुछ नहीं, कोई शैम्पू नहीं। हाँ, बाल को थोड़ा सा रंगने का प्रयास करते हैं। नहीं, धोते किससे हैं बालों को? पानी से धोते हैं। पानी शरीर को साफ कर देती है, सिर्फ अच्छा, पानी से धोते हैं। शैम्पू की जरूरत नहीं होती? कोई शैम्पू नहीं, कभी नहीं लगाया।
वो लगाया पिछले 5 साल तो लगाया, 10 बाल गायब हो चुके थे सारे, और सारे बाल बचे हुए हैं। जो भी बचा हुआ है वो बचा हुआ है, नए सिरे से निर्माण तो नहीं हो पाता। तो मैं साबुन नहीं लगाता, मैं मंजन नहीं करता, सिर्फ सरसों और नारियल का तेल, कोई आर्टिफिशियल चीज मैं नहीं लगाता। और जब मैं शैम्पू, साबुन और डिओड्रेंट लगाया करता था तो शरीर से बाद में बदबू आया करती थी। अब बदबू नहीं आती है, न मुंह से बदबू आती है। ब्रश करने से मुंह में बदबू आती थी, अब मेरे मुंह से बदबू नहीं है जी। तो आपने तो ये सारे, लेकिन आज के जो नौजवान हैं, अगर जो इतना, जैसे साबुन का तो बड़ा क्रेज है, डॉक्टर्स अलग अलग साबुन बताते हैं, कोई 150 रुपए का साबुन बताता है, कोई 200 रुपए का कि ये साबुन लगा लीजिए तो स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। भारतवर्ष जो है सर सोने की चिड़िया थी। ये इसीलिए चिड़िया थी कि व्यक्तिगत रूप से अननेसेसरी हमारे किसी भी भारतीय के खर्चे नहीं। यदि ये खर्चा रोक दिया जाए तो हर आदमी इतना अमीर हो जाएगा, भारतवर्ष की गरीबी खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो खर्चा करता है 25% जिसकी जरूरत नहीं वही वो खर्चा करता है। साबुन, तेल, मंजन, डिओड्रेंट और दुनिया भर की चीजें जिसकी जरूरत ही नहीं शरीर को किसी तरह से। शरीर हमारी प्राकृतिक है, भगवान ने पैदा किया है, जो भगवान ने दिया है वही है। सूरज की रोशनी में बैठिए, नेचर के साथ बने रहिए और खुश रहिए। आदमी खुशियों के लिए सब कर रहा है। अब जितना कमाएंगे, यदि नहीं मानेंगे तो जितना कमाएंगे सब अस्पताल में दे डालेंगे। तो मोदी जी जैसा है, आयुष्मान कार्ड हम लोग के लिए बना दिया है। हमको तो किसी आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मुझे लगता है कि प्राकृतिक मौत ही मेरी हो, अप्राकृतिक मौत नहीं होगी। अप्राकृतिक मौत बीमारी से पूरी तरह प्रकृति पर 100% प्रकृति का आदर करता हूँ। हाँ, हमारी धरती माँ भी बीमार हैं। हमारे भोजन में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो आई हुई हैं वो भी हमें बीमार डाल रही हैं। हमें प्राकृतिक खेती की तरफ भी जाना होगा। इसमें बहुत तेजी से काम सरकार भी कर रही है और हम लोग भी लोगों को बता रहे हैं कि अपने घर के आसपास गमलों में जो है सब्जियां उगाइए, जिसमें रसायन मत डालिए। बल्कि एक तरीका मैं बताता हूँ कि धरती माँ का भोजन पिछले 50 सालों से हमने धरती माँ को कुछ खिलाया ही नहीं है, और वो निरंतर जो है हमें कुछ दिए जा रही हैं। निरंतर हमने रसायन डाला है। हम पुआल को जला देते हैं, अरे माँ को जला देते हैं, माँ को जला देते हैं। हमको शर्म नहीं आती। जो माँ हमें रोटी देती है, जो माँ हमें, जिसकी वजह से हम जिंदा है, उस माँ को हम जला देते हैं। माँ के पेट में वो जो बेस्ट प्रोडक्ट है, आप बढ़िया चीज खाइए, जो उसके बेस्ट प्रोडक्ट है माँ के पेट में डाल दीजिए। तो मैं वही सलाह देता हूँ कि जो सब्जी का छिलका, फलों का छिलका माँ के पेट में डाल दीजिए। आप एक गड्ढा खनिए और उसको जो है आप उस गड्ढे में डालिए, सड़ जाए तो आपके घर के फूलों को और चीजों को, जो भी गमले हैं, जितनी भी जमीन परमात्मा ने दी है आपको, उसमें डालिए और आप सुखी रहिए। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के मर्मज्ञ होने के साथ साथ जीवन जीने की कला के भी आपने, डॉक्टर साहब ने बहुत एक टिप्स दिया कि कैसे हम अपने को संयमी बना करके और अपने खर्चे को रोक करके और जो प्रकृति है उस पर हम आधारित रख करके अपनी देखरेख, अपना पालन पोषण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मार्केट के और बाजार के फेर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को एक संदेश आप दे दीजिए कि आज के नौजवान जो हैं, चूंकि आप पुरानी पीढ़ी के हैं और आज़ादी के आसपास आपका जन्म हुआ होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। जी जी, आज़ादी के तुरंत बाद ही, आज़ादी, गुलामी में हम लोग तो आज़ादी के बाद ही जन्म हुआ है हमारा। जी, तो हम नौजवानों को चाहते हैं कि एक संदेश दें। नौजवानों के लिए, हमारे भारतवर्ष के नौजवान बहुत ही प्रतिभावान हैं और बहुत से बच्चे हमारे गुमराह भी हैं। तो गुमराह बच्चों के लिए सलाह यही है कि वो अपने आप पर भरोसा रखें, प्रकृति के साथ रहें। संयुक्त परिवार में रहने की परंपरा डालनी होगी। संयुक्त परिवार में यदि भगवान ने हर आदमी को अलग अलग बनाया है, हर आदमी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो बहुत से नौजवान हमारे कम क्षमता वाले हैं, उनको लेके यदि संयुक्त परिवार में हैं, एक परिवार में 4 लोग एक साथ रहते हैं, तो जो कमजोर बच्चा है, परिवार, सबसे बड़ी पाठशाला इस धरती पर परिवार है, घर है, समाज है।
तो समाज जो है उन कमज़ोर लोगों को भी लेके चलने की प्रेरणा देता है। यदि हमारे नौजवान संयुक्त परिवार में रहते हैं और समाज के लिए जो है वो सोचें कि भाई जैसे मैं जो है इस उम्र में भी जो है समाज को, दुनिया को कुछ दे रहा हूँ, तो देने के लिए हर आदमी भी लोगों को दे, बच्चे भी हमारे दें, और जब देंगे तो देश अमीर बनेगा, आप अमीर बनेंगे, सुखी रहेंगे। मन से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, और जो है सारे दुनिया से हम सनातनी लोग हैं, पूरा विश्व सनातनी हो जाए। ये सनातन का मतलब प्रकृति है और कुछ नहीं है। सनातन का मतलब सारा संसार हमारा परिवार है। तो नौजवान बच्चे भी यदि इस बात का पालन करें तो उनसे बढ़िया है। आज नौजवानों को, भारतवर्ष के युवा जो है पूरे विश्व में हर क्षेत्र में बहुत ही आगे है। हमारा दिमाग बहुत आगे है। दुनिया में युद्ध होगा ही नहीं हमारे युवा यदि चाहेंगे तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि वो जो है राष्ट्र से प्रेम करें, माँ बाप से प्रेम करें, बुजुर्गों से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, और दुनिया को क्षमा कर दें, अपने आप को क्षमा कर दें, और निरंतर आगे बढ़ें। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमको इतना समय दिया, और आपकी बातें आज जो हमारे आरोग्य भवन में जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायी होंगी। एक बार फिर लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते हम किसी शख्सियत को लेकर के आएंगे। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM